नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए एनडीटीवी प्राइम की शुरुआत करेंगे भिंड की खबर के साथ। भिंड में कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विधायक नरेंद्र कुशवाहा के तेवर नरम पड़ गए हैं। बीजेपी ने नरेंद्र कुशवाहा को जमकर फटकार लगाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तो कुशवाहा का समर्थन तक कर दिया। हालांकि कांग्रेस इस मामले को लेकर अब बीजेपी को घेर रही है, जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाहा के ये तेवर याद है ना? ये तस्वीरें 27 अगस्त की हैं। बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। विरोध के दौरान नरेंद्र कुशवाहा ने गाली गलौज की, विधायक को मुक्का मारने की कोशिश की। कलेक्टर के खिलाफ विधायक ने धरना शुरू कर दिया। देर रात भोपाल से फोन आया तो विधायक कुशवाहा ने धरना खत्म किया। 2 दिनों बाद नरेंद्र कुशवाहा को भोपाल तलब किया गया। शुक्रवार सुबह नरेंद्र कुशवाहा पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। खबर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कुशवाहा को जमकर फटकार लगाई है। आगे से पार्टी लाइन में रहने की हिदायत तक दी है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी और संगठन महामंत्री भी मौजूद थे। विधायक का दावा था कि खाद्य संकट को लेकर वो कलेक्टर का विरोध कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा को साथ मिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का। हालांकि जीतू पटवारी बीजेपी को निशाने पर लेने में पीछे नहीं रहे। कुशवाहा जी जो विधायक है, क्या गलती है उसकी? ये गलती है कि वो यूरिया के लिए लड़ रहा है। ये गलती है कि उससे करप्शन, कि जो कलेक्टर है उसका करप्शन पकड़ लिया है। या तो कुशवाहा गुंडागिर्दी कर रहा है या कलेक्टर भ्रष्टाचारी है। दोनों के दोषी तो भारतीय जनता पार्टी है। सही है कि गलत? इस मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह और चौधरी राकेश सिंह ने विधायक नरेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाए हैं। खनिज माफिया दोनों जिलों की रेत लूटकर मध्य प्रदेश की राजस्व को क्षति पहुंचा रहे हैं। करोड़ों रुपए के राजस्व जो क्षेत्र के विकास में जो और प्रदेश के विकास में जो राशि लगना चाहिए वो रेत माफियाओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से बिना कुछ कार्रवाई के लूट को होने को चुपचाप देख रही है। हमारी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से मांग है कि भिंड जिले में और आसपास के इलाके में अवैध उत्खनन को रोकें और जो राजस्व की क्षति है उसको बचाकर प्रदेश के विकास में राशि लगाएं। कलेक्टर ने ये कहा कि मैं रेत चोरी नहीं करने दूंगा तुझे, तो वो आपा खो बैठा। रेत चोरी भिंड में बंद हो गई और विधायक जी की आत्मा फड़फड़ा रही है कि रेत चोरी नहीं कर पा रहे। इसलिए खाद का कोई मुद्दा नहीं था। खाद तो आपको लाना है, मुख्यमंत्री से कहिए, मंत्री से कहिए। आप विधायक हैं, आप उससे कहिए खाद कम है भिंड में और खाद भिजवाइए। कलेक्टर क्या घर में से खाद दे देगा? लेकिन आपका मुद्दा दूसरा था। आप दबाव बना के रेत चोरी करना चाहते हो। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने जमकर पलटवार किया। साथ ही कहा कि जनता की समस्या उठाने के लिए ही वो विधायक बने हैं। राकेश चौधरी वही राकेश चौधरी है जो कांग्रेस को धोखा देके आए थे, बीजेपी में आए और बीजेपी को धोखा देके फिर कांग्रेस में चले गए। महाराज के चरणों में गड़गड़ा रहे थे राकेश चौधरी। उनमें हिम्मत नहीं है। जो व्यक्ति स्कूल चलाता हो, जिनका खुद का चौधरी साहब का मकान भिंडी ऋषि की जमीन पे बना हुआ है, जिनके पेट्रोल पंप हैं, राकेश चौधरी को मालूम है राकेश चौधरी हमसे क्या बार हार चुकी है। जब से हमसे हारे तो विधानसभा नहीं देख पाए राकेश चौधरी। तो उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। क्या होती जनता की समस्या के लिए विधायक चुने जाते हैं। हम लोग काय के बैठे हैं? हम लोग इसलिए चुने जाते हैं, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति जवाबदार हैं। तो जनता दुखी होगी, जनता की समस्या हम लोग उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे, सड़क से लेके विधानसभा तक हम लोग लड़ते रहे। हालांकि पार्टी की फटकार के बाद अभी तक नरेंद्र सिंह कुशवाहा सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं।
कलेक्टर के साथ हुई गहमा गहमी के बाद प्रदेश का सियासी पारा जरूर चढ़ गया है। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी और भिंड से दिलीप सोनी की रिपोर्ट। लव जिहाद के मामले में फंडिंग के आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने इंदौर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अनवर कादरी पर 40,000 रुपए का इनाम था। कोर्ट ने कादरी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कादरी के सरेंडर करने के बाद कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। आरोप है कि कादरी जैसे लोग कई सालों से फंडिंग का धंधा चला रहे थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। कादरी 2 महीने से फरार था, लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पाई। इंदौर का कादरी मामला हो या भोपाल में पिछले दिनों कॉलेज छात्राओं से धर्म छिपाकर रेप और ब्लैकमेलिंग करने का मामला हो, पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, लेकिन कहीं कार्रवाई में कोई देरी तो नहीं हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। लव जिहाद फंडिंग मामले में 3 महीने से फरार चल रहे आरोपी पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फरारी के दौरान कादरी ने अपना वेश बदल लिया था, दाढ़ी मूंछ कटवा ली थी। कादरी पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट आया तो लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। भीड़ ने कादरी से मारपीट की कोशिश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कादरी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। फरारी के दौरान पुलिस ने कादरी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आज सूचना मिली थी कोर्ट से कि कोर्ट नंबर 14 में वो सरेंडर हो गया है, उसे सरेंडर कर दिया है। तो उस आधार पर उसको वहाँ गिरफ्तार किया जाकर और उसकी पुलिस रिमांड मांगी, 8 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई है। पुलिस रिमांड के दौरान इससे पूछताछ की जाएगी और जो 2 केस रजिस्टर्ड किए गए उनके इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेज कलेक्ट किए जाएंगे। अनवर कादरी की गिरफ्तारी लव जिहाद फंडिंग मामले में की गई है। 2 महीने पहले बाणगंगा पुलिस ने पहचान छिपाकर युवतियों से रेप और धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। युवकों ने इस मामले में अनवर कादरी पर फंडिंग का आरोप लगाया था। इसी के बाद पुलिस ने इस मामले में कादरी को आरोपी बनाया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और मेमो के आधार पर आपराधिक षड्यंत्र का मामला सामने आया, जिसमें कि अनवर कादरी को आरोपी बनाने के आधार मिले, जिस पर से आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोपी घटना दिनांक से ही फरार था। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मिसिंग सर के द्वारा 40,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और कोर्ट के माध्यम से बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा भी कराई गई थी और कोर्ट के माननीय न्यायालय के द्वारा इसको 8 सितंबर तक सरेंडर होने के लिए कहा गया। अंततः उसकी फिर हमारे द्वारा संपत्ति कुर्क की कार्रवाई कराई जाती माननीय न्यायालय के द्वारा। कुछ दिनों पहले पुलिस ने अनवर कादरी की बेटी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। हालांकि कोर्ट से कादरी की बेटी को जमानत मिल गई थी, लेकिन पुलिस कादरी की मदद करने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। देखिए, ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसमें लगातार इनाम भी बढ़ाया गया था और इसकी गिरफ्तारी के लिए, जिसमें शरण देने में, अगर आपने देखा होगा, दिल्ली में इसकी लड़की को भी आरोपी बनाया गया था और लगातार कई स्टेट में पुलिस दबिश दे रही थी। 2 दिन पहले ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था 8 सितंबर के बाद फिर इसकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं परिजनों से, रिश्तेदारों से और जहाँ जहाँ ये वर्किंग थी, लगातार टीमें दबिश दे रही थी। इस वजह से इस दबाव में आकर उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपने आप को सरेंडर कर दिया गया है। अब इस अवधि के दौरान लगातार उससे जो पुलिस रिमांड मिला है, उस पुलिस रिमांड के दौरान उससे एविडेंसेज कलेक्ट किए जाएंगे इस इन्वेस्टिगेशन में। और इस अपराध, चूँकि ये जानते हुए किसी व्यक्ति ने कि ये ऑलरेडी इसमें ये वांटेड है और फरार है, इसके बावजूद भी जिन व्यक्तियों ने इसको शरण दी होगी उन पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अनवर कादरी पर ये कोई पहला केस नहीं है। अनवर कादरी पर इससे पहले भी कई मामले दर्ज हैं। 1996 में उज्जैन में एक डकैती केस में आरोपी, 2009 में एक गवाह पर जानलेवा हमले का आरोप। कोर्ट ने अनवर कादरी को 1 साल की सजा सुनाई। कादरी पर देश विरोधी नारेबाजी का भी एक केस दर्ज है। इसके अलावा भी अनवर कादरी पर कई तरह के मामले दर्ज हैं। इंदौर मेयर के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन ने अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फरारी के दौरान कादरी कहां था? क्या फरारी में किसी ने कादरी की मदद की? कादरी का लंबा क्राइम रिकॉर्ड है। आरोप है कि लंबे समय से वो इस तरह के मामलों में लिप्त था। तो क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? कादरी पर कार्रवाई में कहीं देर तो नहीं की गई? इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सियासत गरमा गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथ में लिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले में षड्यंत्र की आशंका जताई है। कांग्रेस कार्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं।
पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सियासत गर्मा गई है। पटना से लेकर भोपाल और रायपुर तक हंगामा मचा हुआ है। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए, जमकर बवाल हुआ। इधर बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस और आरजेडी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, ये मैं मान के चलता हूँ ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती है, ये बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई दो शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा न देश बर्दाश्त करेगा। तुरंत कांग्रेस और आरजेडी को माफ़ी मांगना चाहिए। अपने मंच से जिस प्रकार से वो तू तड़क की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित ईडी गठबंधन के नेताओं को ये हजम ही नहीं हो रहा कि गरीब माँ का बेटा देश के प्रधानमंत्री में तीसरी बार कैसे शपथ लेकर सरकार चला रहा है, कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए इसे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान बताया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है और कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का। उसको फिर से एक बार कांग्रेस और आरजेडी ने चरितार्थ किया है। हम कांग्रेस और आरजेडी के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश के लिए 140 करोड़ भारतवासियों के लिए रात और दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम करते हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कभी भी बिहार की जनता, इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले में षड्यंत्र की आशंका जताई है। जिस मंच की बात कर रहे हैं, न वहाँ राहुल जी थे, न तेजस्वी यादव जी थे, न ही हमारे गठबंधन के कोई नेता था। और ऐसे में किसी ने कहा, किसी ने अपशब्दों का प्रयोग किया, तो अब ट्विटर में ये खबरें आ रही है कि जो शख्स पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर देश भर में बवाल मचा है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस और आरजेडी को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस इसे षड्यंत्र बता रही है। देखना ये होगा कि ये सियासी तकरार बिहार चुनाव को किस तरफ लेकर जाती है। रायपुर से एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी और जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। खाद की किल्लत से मध्य प्रदेश के किसान परेशान हैं और कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें समिति के सदस्य की खाद की कालाबाजारी करते हुए भी पाए गए हैं, जिसकी वजह से किसानों में जमकर गुस्सा भी है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत किसानों की परेशानी बन गई है। ऐसे में खाद की कालाबाजारी तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब खाद की लूट भी हो रही है। लेकिन ये लूट भी मिलीभगत का नतीजा ही निकली। दरअसल ग्वालियर के महगांव में सोसाइटी में खाद की लूट हो गई थी। इस मामले में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। लूट कांड में समिति के सदस्य और चौकीदार ही आरोपी निकले। खाद की लूट मामले में महगांव सहकारी समिति के सहायक समिति प्रबंधक विनोद गौतम और चौकीदार नरेश पराशर पर एफआईआर दर्ज की गई। इस पर खाद की कालाबाजारी करने और साजिश के तहत खाद लुटवाने का आरोप है। वहीं खाद की चोरी से किसानों में गुस्सा है। मामला सामने आने के बाद ग्वालियर में किसानों ने मोर्चा खोल दिया। भीतरवार में नाराज किसानों ने थाने का घेराव किया और सड़क पर चक्का जाम कर दिया। किसानों के आक्रोश को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। एसडीएम और तहसीलदार ने किसानों को समझाया। इसके बाद मामला शांत हुआ। किसानों का आरोप है कि लंबी लंबी लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही और अधिकारी जमकर खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। रुपया में कट्टा बेच रहे हैं। 500 रुपया में। कौन बेच रहा है? 500 रुपया को एक कट्टा।
कौन सी संस्था के हो आप? कौन सी आरसी शंकर। आरसी संस्था पर ब्लैक में खाद विक्रय हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, कल समाधान हो जाएगा। आज 24 घंटे से ऊपर हुआ, कोई समाधान नहीं हुआ। इधर शहडोल में भी खाद की कालाबाजारी पर एक्शन जारी है। यहाँ दोषी पाए जाने पर एसडीएम ने जैतपुर और टेहकी समिति के प्रबंधकों को निलंबित कर दिया है। दोनों पर किसानों के हक की यूरिया को ब्लैक में बेचने का आरोप था। इधर सतना में यूरिया नहीं मिलने से परेशान किसानों ने चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद 150 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और किसानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और किसानों के लिए यूरिया की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं होने का दावा मंत्री और अधिकारी करते रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों को अगर खाद नहीं मिल रही तो काला बाजारी के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, शहडोल से विनय तिवारी और सतना से ज्ञान शुक्ला की रिपोर्ट। शिक्षा का अधिकार कानून तो कहता है कि हर बच्चे को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूलों का हाल देखकर लगता है मानो ये कोई व्यंग्य संग्रह हो, जहां बच्चे पढ़ते कम हैं और व्यवस्था पर हंसी ज्यादा आती है। राजधानी से लेकर जिलों तक की कहानी वही है। एक कमरा, 5 क्लास, 5 ब्लैक बोर्ड और शोर का ऐसा संगम जैसे सरकार ने स्कूल नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम खोल रखा हो। एक कमरे में 5 ब्लैक बोर्ड, अलग अलग शिक्षक अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, लेकिन एक ही कमरे में। लेकिन ये कोई कला नहीं बल्कि मजबूरी है। सोने के लिए जाते हैं तो गुड नाइट बोल के जाते हैं। इसी तरह जब दिन में आप जैसे स्कूल छोड़ते हो तो गुड डे बोलना चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, गुड आफ्टरनून ही बोल देते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं। सतना जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर उचेहरा विकासखंड का डुडहा प्राथमिक विद्यालय, जहां क्लासरूम की परिभाषा बदली हुई है। भवन टूटा तो बच्चों को एक ही हॉल में ठूस दिया गया। कोई एक कोने में ABCD सिखा रहा है तो दूसरा कोने में अ आ इ ई। जैसे शिक्षा विभाग ने सोचा हो, जब एक टीवी पर 5 चैनल चल सकते हैं तो एक कमरे में 5 क्लास क्यों नहीं। छोटा हाथी की बड़ा हाथी, हाथी कहे में रहते हैं। 95 बच्चे, 5 क्लास, 5 ब्लैक बोर्ड और ढेर सारा शोर। बच्चे भी सोचते होंगे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं या रेडियो बजा रहे हैं। कभी अंग्रेजी का दिस इज अ कैट और साथ ही गणित का 2 + 2 4। बच्चा बेचारगी में बोले, सर ये बिल्ली 4 क्यों हो गई। व्यवहारिक दिक्कतें यही है सर कि यहाँ पे रूम्स हैं नहीं, क्लासरूम्स नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को एक साथ क्लास लगाना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड की तो आवश्यकता है सर। अभी तो केवल हमने कुछ ही बच्चों को यहाँ बैठाया, जैसे कक्षा 5 हो गया, 3-4 हो गया। अभी 1-2 के बच्चे हैं वो नहीं है अंदर। और दूसरी बात क्या है कि जो फेस्टिव सीजन है ये, तो फेस्टिव सीजन में ये रहता है कि अभी बच्चे कुछ कम आ रहे हैं, कुछ अपने ननिहाल, कुछ कहीं रिश्तेदारी में गए हैं। जब वो सारे बच्चे आते हैं तो बस यहाँ खड़ा कराते हैं उनको, बस हो गया कि बारिश से बच जाएं, भीगे ना। पढ़ाई तो सेकेंडरी हो जाता है वहाँ पे, फर्स्ट तो ये हो जाता है कि उनको बारिश से बचाएं ताकि वो बीमार ना पड़े। संसाधन सीमित हैं लेकिन प्रतिबद्धता कमाल की। कभी पेड़ के नीचे क्लास लगती है तो कभी बरसात में बच्चों को अंदर खिसका दिया जाता है। परसाई लिखते थे, हमारे यहाँ सबसे बड़ी योग्यता अभाव को आदत बना लेना है। यही योग्यता इन मास्टर जी और इन बच्चों ने भी हासिल कर ली है। बरसात में यहाँ पे कितने एक ही रूम में 2-2 क्लासेस लगती हैं। एक उस तरफ बच्चे बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है? जी होती है। उधर सर पढ़ाते हैं हाँ। तो वहाँ की आवाज़ यहाँ भी आती है, इधर सर पढ़ाते हैं तो अगर वो वाले सर तेज बोलते हैं उनको सुनाने के लिए हाँ। तो यहाँ हमारे कान में पड़ती है और हमारे सर बोलते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है सुनने में दिक्कत होगी हाँ। जब बरसात होती होगी तब तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तब पढ़ाई तो बंद हो जाती होगी जी। जिस दिन बरसात होती है उस दिन पढ़ाई हो पाती है? जी नहीं। हाँ, तो उस दिन क्या करते हैं अपन? उस दिन हम ऐसे दरी बिछा लेते हैं, बैग अलग जगह रख लेते हैं और वहीं सब बच्चे बैठ जाते हैं। ये एक ही कमरे में सब पढ़ाई चलती है तो उधर से सर बोलते हैं, इधर से भी सर बोलते हैं, तो समझने में दिक्कत नहीं होती है? होती सर पढ़ा रहे और वहाँ से आवाज़ देते
समझ में नहीं आता है। बरसात के दिनों में और कितनी दिक्कत होती है? बैठने की जगह नहीं होती और पढ़ाई में यहाँ पे 2-2 टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग एक साथ, दोनों तरफ से आवाज़ आ रही है, पढ़ाई होती है? नहीं, दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? यहाँ से बोले तो वहाँ से बोले तो समझ में नहीं आता है। हाँ, क्योंकि तेज आवाज़ हो रही, इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, है ना, तो पढ़ाई नहीं समझ में आता होगा। क्या नाम है आपका? समझ में आता है? दोनों तरफ सब लोग बोलते हैं तो? हाँ, नहीं आता। क्या दिक्कत होती है? यहाँ से बोलते, इधर से बोलते, समझ। डुडहा अकेला नहीं है। सतना जिले में ऐसे 70 से ज्यादा स्कूल हैं। फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमती हैं जैसे सरकारी दफ्तरों की रेले रेस। बच्चे दौड़ नहीं पाते खेल के मैदान में, लेकिन फाइलें जरूर दौड़ लगाती हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं सर, बहुत सारी वो परेशानियां हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। ये जो पुराना भवन था यहाँ पर, इसको भी माननीय कलेक्टर महोदय जी के आदेश के द्वारा इसको भी डिसमेंटल करा दिया गया है और 2 वर्षों से आज दिनांक तक किसी प्रकार कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने बहुत सारे पत्राचार किया, व्यवहार किया, लेकिन आज दिनांक तक कहीं कुछ ऐसे भवन की कोई अभी तक कोई बिल्डिंग सैंक्शन भी नहीं हुई? अभी जी हमारी जानकारी में अभी तक सैंक्शन नहीं। किन परिस्थितियों में हम लोग गुजर रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। तो व्यवहारिक दिक्कतें इतनी सारी हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। हर बार यहाँ प्रस्ताव मांगा जाता है तो हमने प्रस्ताव बीआरसी के माध्यम से जिले को भिजवाया हुआ जी, लेकिन अभी 2 महीने पहले विधायक सर ने भी मीटिंग रखी थी तो उसमें भी ये सब समस्याएं बताई गई हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डुडहा मैं जा चुका हूँ जी, मैं पहले भी चेहरा पे भी था जी, मैंने वहाँ का देखा हुआ है। वो जो वहाँ पहले का था पुराना भवन, वो जेंटसमेंट भवन तो तोड़ दिया गया था। नहीं, हाँ वो जर्जर था। हाँ, उसी के एवज में फिर हमने दोबारा प्रस्ताव भेजा जी, तो उसी की स्वीकृतियाँ आना शेष है, सो ये जल्दी ही आ जाएगी जी। और मैं आपको सूची दिखा रहा हूँ, तो मैंने कलेक्टर साहब के साइन से भी भेजा हुआ है ताकि हमें जल्दी स्वीकृतियाँ प्राप्त हों और जल्दी निर्माण कार्य प्रारंभ। शायद यही वजह है कि राज्य में 2010 से 2011 में पहली से 8वीं क्लास तक 1,05,30,000 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन 2025-26 तक ये संख्या घटकर 54,58,000 रह गई। 463 स्कूल ऐसे हैं जिसमें कोई प्रवेश नहीं हुआ। 7,217 स्कूल एक शिक्षक के बूथे चल रहे हैं। 5600 स्कूल या तो बिना भवन या जर्जर हैं। हम स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए और स्कूलों के नए निर्माण के लिए, अतिरिक्त कक्षों के लिए पूरा हमने तैयारी की हुई है और वित्त से स्वीकृति मिलने के बाद हम नए कक्ष भी देने वाले हैं और मेंटेनेंस के लिए बड़ी संख्या में हमने राशि नीचे दी है। और मुझे लगता है कि समय के साथ, चूंकि संख्या हमारी मतलब लाखों की संख्या में हमारे बच्चे हैं और हजारों की संख्या में हमारे स्कूल्स हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ कि आंशिक के कमियों की गुंजाइश रहती है। हाँ। फिर भी हमारा प्रयास, हमारे विभाग का प्रयास है कि बच्चों के हित में बेहतर से बेहतर हम संसाधन। शिक्षा विभाग की संवेदनशीलता का आलम यह है कि 3 साल से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं राजधानी में राजभवन के पीछे। एक कमरे में 5वीं तक की क्लास, खेल का मैदान नहीं और मध्याह्न भोजन भी वहीं। बच्चे खेलें कहाँ? तो जवाब है किताबों में, और खाएं क्या? वही जो कक्षा में परोसा जाता है। सरकार का जवाब वही है, बैठक हो रही है। शायद अगली बैठक में ये भी तय हो, एक कमरे में 5 क्लास काम कर रही है तो 5 कमरे में 25 क्लासें भी क्यों न चला दी जाएं। सतना से ज्ञान शुक्ल के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ बारिश ने भारी तबाही मचाई है। दक्षिण बस्तर में लगातार हुई बारिश और बाढ़ की वजह से सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। लोगों के पास न खाने के लिए अनाज बचा है, न पहनने के लिए कपड़े बचे हैं। बड़े तुमनार, सुरोखी और बांगापाल गांव में 3 दिन से ग्रामीण न तो नहा पाए हैं और न ही सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। देखिए एनडीटीवी की रिपोर्ट। बस्तर में मानसून ने घेर रखा है और इस मानसून के चलते दंतेवाड़ा जिले में भी बाढ़ आ गई। मैं बता दूं कि 26 अगस्त को बाढ़ आई थी, जिसके बाद यहां पर हालात बिगड़ गए। इस समय हम बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेने के लिए निकले हुए हैं। ये इस समय हम तुमनार पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि ये अनाज है और ये मकान में पूरी तरीके से दब गया। ये राशन की बोरियां हैं, ये आपको दिखाई दे रही होगी। देख रहे हैं कि यहाँ पैर मेरा पूरा दब रहा है। ये धान है, इसके नीचे पूरा अनाज है, दबा हुआ है और लोग इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं, आप लोग क्या निकाल रहे हो यहाँ से? क्या धान निकाल रहे हैं सर। धान निकाल रहे हो जी। बाढ़ आया तो कितने घर आसपास के यहाँ पर डूब गए? जी 14-15 सर। 14-15 जी।
और इसमें क्या क्या, कुछ मार्कशीट, अंकसूची? जी, डॉक्यूमेंट्स चले गए, पट्टा वगैरह, पासबुक, रिपोर्ट सब गया है सर। कोई आया यहाँ पर आप लोगों को राशन लेकर के देने के लिए? जी, चैत्रा माटा में सर आए थे और राशन दे के गए 2 बोरा और खाने पीने का सामान पहुंचा दिया, और बाकी तो अभी ख़त्म हो गया, फिलहाल शाम तक ला देंगे बोले, और आगे घर जो गिरा है उसका मुआवजा भी मिलेगा बोल के बोले, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं बताऊं, अपने कैमरामैन साथी से बोलूँगा चारों तरफ कैमरा घुमाते रहें, हमारे दर्शकों को दिखाएं कि ये पूरा अनाज और राशन आपको दिखाई दे रहा होगा। बाढ़ आई थी, पास में संकरी डंकनी नदी बहती है। लोग बता रहे हैं कि 50 साल में इस तरीके का नज़ारा उन्होंने यहाँ पर कभी नहीं देखा। मैं बता दूं कि बांगापाल, सुरोखी और तुमनार के लगभग 50 से ज़्यादा यहाँ पर गांव प्रभावित हो गए। क्या नाम लिखते हो आप? राम कुमार समरन। राम कुमार जी, ये बताइए कि यहाँ पर जब बाढ़ आई तो किस तरीके से, मतलब बाढ़ सामान को बहा करके ले गई, आप लोग कैसे यहाँ से बचे? जी, हम लोग तो दिन को तो आता है बाढ़ बोल के ऐसी थे, तो शाम को 6 बजे अचानक इतना बढ़ गया कि हम लोग निकलने का प्रयास किए, कुछ को अनाज उनाज नहीं ले पाए, गाय वाय को निकाल के ले गए यहाँ से। मैं बता दूं कि लगातार बाढ़ से 50 से ज़्यादा मकान यहाँ पर ध्वस्त हो गए हैं। सारे मकान यहाँ पर जो उनका सामान था सभी कुछ बह गया है। देख सकते हैं कि आपको सीट दिखाई दे रही होगी, खपरे दिखाई दे रहे होंगे। लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसे बनाया जाए। मकान के नीचे आपको सब कुछ सामान दिखाई दे रहा होगा, पलंग, टीवी, कूलर, अलमारी, सब कुछ इसके नीचे में दबा हुआ है। लोग कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से इस आपदा से बाहर निकलें और फिर से नए जीवन की शुरुआत करें। हालांकि दंतेवाड़ा के विधायक चैत्रा मटामी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने यहाँ पर राशन दी है, मदद का आश्वासन दिया है, मगर फिर भी इस इलाके में फिर से जीवन को बहाल करने में एक लंबा समय लगेगा, एक लंबा वक्त लगेगा। एनडीटीवी के लिए पंकज सिंह भदौरिया, तुमनार के ग्राउंड जीरो से। और इसी के साथ एनडीटीवी प्राइम में फिलहाल इतना ही।